और इमरान खान साहब को मैं कहूंगा कि अवाम के सामने वो मकासद लाएं जिसके लिए आपको लेक फ्रंट पे ये हजारों कनाल जमीन की जरूरत थी, और बताएं कि क्या आपका ताल्लुक मियां वाली से नहीं है। आप मियां वाली के रिहायशी होते हुए आपको ये जमीन का टुकड़ा पसंद आया क्योंकि वो लेक फ्रंट के ऊपर था, और आपने तालीम के मुकद्दस पेशे को इस्तेमाल किया। तालीम देने के मुकद्दस पेशे को इस्तेमाल करते हुए आपने ये कब्जा किया। ये बदतरीन फेल है कि कोई बंदा तालीमी इदारे के नाम पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर गरीब लोगों की जमीन हथिया ले। इससे बदतरीन फेल और नहीं हो सकता। और आपने इतना भी एहसास ना किया कि ये अरबों रुपए की जमीन है, तो इस अरबों रुपए की जमीन के हवाले से आप कम से कम आवाम को बताते कि इसका क्या इस्तेमाल है। यानी आपका दिल करेगा तो आप अपने मकामी जिले में जहां के आप रिहायशी हैं, जहां से आपका ताल्लुक है, उसमें जो जमीन का टुकड़ा पसंद आएगा वो तालीम के नाम पे आप हथिया लेंगे और मुआवजा भी नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि इमरान खान साहब ने जाती तौर पर मुलव्वस होकर और उनकी जाती हिदायत पर यह काम किया गया है। इनको जमीन लेने की पुरानी आदत है, ये मामला आज का तो नहीं है। उन्होंने 90 की दहाई में मियां नवाज शरीफ साहब से जब वो वजीर आला थे, या लेट 80s के अंदर शौकत खानम के लिए ज़मीन मांगी जो कि उनको दी गई। फिर एक दरख्वास्त मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास रिहायशी प्लॉट कोई नहीं है, और DGLDA को दरख्वास्त दी कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास रिहायशी प्लॉट नहीं है, तो इसलिए मुझे एक रिहायशी प्लॉट अतिया किया जाए। ये कई लोगों का ख्याल है कि ये वजीर आजम बनने के बाद इन्होंने मांगना शुरू किया। नहीं, हाथ फैलाने की आदत इनकी पुरानी है। जिस शख्स ने कभी जिंदगी में बटवा नहीं रखा, जिसका किचन का खर्चा कोई और चलाता है, गाड़ी किसी और की है, पेट्रोल कोई और डलवाता है, जब आपसे बनी गाला के घर का पूछा जाए 400 कनाल के महल का, आप कहते हैं ये मेरे साबका ससुरालियों ने गोल्ड स्मिथ गिफ्ट किया है। बिल्कुल किया होगा। इसीलिए आप जब बरतानिया जाते हैं तो आप एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान सादिक खान की कैंपेन नहीं चलाते मेयर के तौर पे, आप कैंपेन चलाते हैं जैक गोल्डस्मिथ की, और हमें कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी साजिश कर दी बैनुल-अक़वामी ताकतों ने। तो तब बैनुल-अक़वामी साजिश कहां थी? जब एक मुसलमान की कैंपेन छोड़कर, तो तब आपको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर याद नहीं आया जब आप लंदन की गलियों में जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चला रहे थे? आपको अमर बिल मारूफ, आप तो बड़े गैरतमंद हैं, आपको चाहिए था आप गोल्डस्मिथ को कहते कि जिस तरह 200 अरब डॉलर मुराद सईद ने IMF के मुंह पे मारने थे, आप ये 400 कनाल का बनी गाला का महल गोल्डस्मिथ के मुंह पे मारते और कहते कि ये मैं खैरात वेरात नहीं लूंगा। और मैं रोज पूछता हूं कि किसी को पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर इमरान खान साहब का जरिया आमदन मालूम है? उनकी गुजर बसर कैसे होती है, उनका जरिया आमदन क्या है, उनका जरिया माश क्या है, उनका बिजनेस क्या है, ये किसी को मालूम नहीं है। 10 मरले का या 5 मरले का घर चलाना हो तो उस पर खर्चा आता है। चे जाए कि आप एक 400 कनाल का महल जो है उसको मेंटेन भी करते हैं और बगैर जरिया आमदन के करते हैं। तो जो आपके ATMs थे जिनके जरिए आपने इस कौम का अरबों रुपया लूटा, जिसमें उस्मान बुज़दार का 10 अरब की जायदाद सरे फहरिस्त है, जिसमें मैंने कल भी बात की, तो ये तो सारा खेल तमाशा उसके तहत किया गया। आपकी खैरात की आदत गई नहीं। आपने इस दौर में भी उस्मान बुज़दार के जरिए, फरा गोगी के जरिए, एहसन जमील गुज्जर के जरिए, आमिर कियानी के जरिए अद्वियात तक नहीं छोड़ी। आपको तो महीना लगा हुआ था। चोर डाकू हमें कहते थे, और जब हम सरकार में आए हैं, जो फाइल खोले उसमें आपकी करप्शन की दास्तान है। और वसीम अकरम प्लस, किसी वजह से वसीम अकरम प्लस था। कमाऊ पूत जो होता है वो बड़ा लाडला होता है, जो पैसे कमा के देता है उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए।
आप कहते थे कि ये उस्मान बुज़दार बहुत काम करता है, मगर मैं बता नहीं सकता क्या काम करता है, क्योंकि ये काम ज्यादा करता है, बोलता कम है। उस गरीब ने बोलना क्या था? उसने किया क्या? सिर्फ आपको अरबों रुपया कमा के दिया, और आप एक जिद में उसको आपने 3.5 साल वजीर आला पंजाब रखा, क्योंकि वो आपको पैसे कमा के दे रहा था। वो वाकई आपका वसीम अकरम प्लस था, और वो प्लस प्लस था, क्योंकि 10 अरब की जायदाद बनाना आपने वजीर आला बनाया ये कहकर कि इसके घर में बिजली नहीं है। ये वो शख्स है जिसको अवाम के मसाइल का अदराक है, इसके घर में बिजली नहीं है। तो वो चंद करोड़ रुपए की जायदाद का मालिक 10 अरब की जायदाद का मालिक कैसे बना? कौन है दोस्त मोहम्मद बुज़दार? कौन है जाफर बुज़दार? कौन है जावेद केसरानी? कौन है ताहिर खुर्शीद? ये पता करें। अरबों रुपए की करप्शन की दास्तान है, और आप यहां नहीं रुके। आपने मियां वाली की अरबों रुपए की जमीन हथिया ली, और बेधड़क होके हथियाई। तो ये अतियात तो आप लेते थे, तो अतियात का ये मतलब नहीं है कि आप आम लोगों की जमीनों पर कब्जे शुरू कर दें। आपकी चोरी का भी पता था, आपके डाकों का भी पता था, मगर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्जा माफिया हैं, ये हमें नहीं पता था। ये तो जब मियां वाली के मामलात हमने खोले हैं और हमने फाइलों को कुरेदा है, तो पता लगा है कि ये कई हजार कनाल जमीन को आपने किस तरह हथियाया है। आप आज बता दें, मैं चैलेंज करता हूं, बता दें आपका जरिया आमदन क्या है। इधर लाहौर में जमान पार्क का घर है। आप जलसे में खड़े होते हैं, आप मजहब को इस्तेमाल करते हैं, हमें अमर बिल मारूफ सिखाते हैं। तो ये क्या जमान पार्क का पूरा घर नया नहीं बना? क्या जमान पार्क के घर की 2018 के आखिर में और 2019 के शुरू में पूरी कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं हुई? क्या उसको मसमार करके अपने आबाई घर को आपने दोबारा नया घर नहीं बनाया? जो 6 करोड़ रुपया खर्चा आपके नए घर पे आया है, वो कहां पे डिक्लेयर्ड है, हमें बता दें। ये लाहौर शहर है, नहर के ऊपर घर है, हर शहरी वहां से गुजरता है, हम देखते हैं। बड़ा शहाना एक महल खड़ा किया गया है। तो आपके पास वो रकम कहां से आई? उसका जवाब भी सुन लें। कोई इमरान खान साहब को कहेगा ना कि वो रकम कहां से, तो वो कहेंगे कि मैंने अपनी विरासती जमीन बेची थी फिरोज वाला की। अब फिरोज वाला की एक नई दास्तान है कि फिरोज वाला की जमीन विरासती जमीन है ही नहीं, वो एक खातून से खरीदी गई है और उसको कागजों में विरासती लिखा गया है। तो ये मैं समझने से कासिर हूं कि एक शख्स, इसकी जुर्रत कैसे होती है कि ये पारसाई के और नेक नामी के और पाक पाजी के लेक्चर दे जलसों में खड़े होकर, और अपने आप को कहे कि मैं बहुत बड़ा वली अल्लाह हूं, जो कि अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है। उसके तमाम लोग टीवी पे आते हैं, उसको वली अल्लाह बना के पेश करते हैं। ये करतूत है इसके, जिसमें चोरी भी है, जिसमें डाका भी है, जिसमें रिश्वत भी है, जिसमें करप्शन भी है, जिसमें अब कब्जा रह गया था वो भी सामने आ गया। तो ये सारी खसूसियात इमरान खान साहब में पाई जाती हैं। और आप देखें तो कहेंगे कि मैं तो बड़ा सादा आदमी, मेरे तो कपड़े फटे होते हैं। बीवी कहती है कि इनका कोट फटा होता है, पैबंद लगे हैं कपड़ों में। तो एक शख्स जिसके कपड़े फटे हों, जिसके पास घर चलाने का खर्चा ना हो, वो जरिया आमदन तो बता दे। बताएं जरिया आमदन क्या है। इस दफा आपने टैक्स ज्यादा दिया है आपकी। ये एक आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि आप जब इख्तिदार में नहीं आए थे, आपका जरिया आमदन तब भी डिक्लेयर नहीं था। आप कहते थे अब मैं टैक्स कम देता हूं। ऐसी कौन सी आमदन आपको आई कि आपका इख्तिदार में आने के बाद टैक्स का तनासब बढ़ गया, आपने ज्यादा टैक्स दिया? तो ये बड़े चुपते हुए सवालात हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इमरान खान साहब खुद नहीं तो उनके कोई एटीएम इसका जवाब दे देगा। जी इमरान भाई। देखिए बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और वो एडवाइजरी ओपिनियन है। एडवाइजरी ओपिनियन वो होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से रेफरेंस मूव किया जाए तो उस एडवाइजरी ओपिनियन के तहत किसी ना किसी फोरम के पास जाना पड़ेगा। हमजा शहबाज शरीफ साहब के केस में इलेक्शन कमीशन अपना फैसला कल सुनाने जा रहा है 4 बजे। जो भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से फैसला आएगा वो इलेक्शन कमीशन ने अब देना है, और वो उसकी हियरिंग समात हो चुकी। समात होने के बाद फैसला महफूज हो चुका, वो कल 4 बजे आएगा। एडवाइजरी ओपिनियन एक अलग मामला है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में
जो हमारा केस गया उसका अलग मामला है। और आप देखिए इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ क्या बोला गया। कहा गया कि इन मुनहरिफ अरकान को पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में बुलाया गया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में बुलाया गया और हिदायत जारी की गई कि आप परवेज इलाही साहब को वोट डालें। हमने सरकारी रिकॉर्ड चेक किया है, 1 अप्रैल को कोई मीटिंग नहीं हुई और पीटीआई ने अपनी दरखास्त वापस ली जिसमें ये 1 अप्रैल की मीटिंग डाली गई थी। उस केस के अंदर बहुत सारे मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच का फैसला है, JUIF का एक केस है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें एक उम्मीदवार को वोट डालने का कहा नहीं गया था मगर बॉयकॉट किया गया बगैर बताए और कोर्ट की रूलिंग ये आई कि कोई इनहराफ नहीं हुआ। अब ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है कि जब आपने परवेज इलाही साहब ने और पीटीआई ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, क्या किसी रुकन को यह बताया और तहरीरी तौर पे आगाह किया कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करने जा रहे हैं? जब आपने एक फैसला किया है, और इस हिसाब से मैं एक और बात करता चलूं, पूरी पीटीआई पे डिफेक्शन क्लॉज लगता है क्योंकि उन्होंने अब्सटेन किया है। उनको अगर डायरेक्शन थी जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि जिस पे सवाल उठाए जा सकते हैं कि पूरी पीटीआई को अगर डायरेक्शन थी कि परवेज इलाही को वोट दें तो उन्होंने परवेज इलाही को वोट ना दे के इनहराफ किया है, तो फिर तो पूरी पीटीआई डी सीट होती है इस हवाले से। जी उल्फिकर 100% वज़ीर आला पंजाब है। मैंने जैसे अर्ज किया कि वो हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, क्योंकि एक एडवाइजरी ओपिनियन है ना, उन 26 अरकान का केस इलेक्शन कमीशन के पास है, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और कानून में ये है क्योंकि समात इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई और उसका फैसला कल आना है, तो वो जो फैसला आएगा उस पर बात होगी। मगर मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ कि एडवाइजरी ओपिनियन है और एडवाइजरी ओपिनियन की अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उस पर बेहतर कमेंट कर सकेंगे। मगर हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर आला पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने अगर आइन शायद नहीं पढ़ा, आइन के अंदर एतमाद का वोट लेने का हुक्म सिर्फ गवर्नर जारी कर सकता है। आप आज गवर्नर लगा दें, हम सुबह एतमाद का वोट ले लेते हैं। देखिए नैब क्योंकि नैब न्याजी गठजोड़ था, हमारा कोई गठजोड़ नहीं है। हम उस्मान बुज़दार के खिलाफ हमने कल एक एंटी करप्शन पंजाब में दरखास्त जमा करा दी है और उसके अंदर तमाम तफसीलात, तमाम सबूत साथ लफ किए और हमारी ये मंशा है कि एंटी करप्शन मुकम्मल तहकीकात करें 10 अरब के असासों की। तो नैब में जब मौका आएगा दरखास्त देंगे, मगर नैब एक आज़ाद इदारा है, नैब जब चाहे उसकी तहकीकात करे। तो नैब को किसी ने रोका तो नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो तहकीकात जरूर कर लें। नहीं अभी तो देखें, अभी तो बड़ा लंबा मरला है, अभी तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है ना। ये देखिए एक फर्क है, एक हुकूमत ओपिनियन मांगती है, राय मांगती है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट एक राय देता है। एक इलेक्शन कमीशन में उन 26 अरकान का केस चल रहा है, तो अब तमाम तर नजरें इलेक्शन कमीशन है कि कल इलेक्शन कमीशन हालात को देखते हुए, वाकयात को देखते हुए और इन 26 अरकान के हवाले से जो हमने सबूत पेश किए हैं उनके वकला ने, वो क्या फैसला देते हैं वो एक अलग मामला है। देखिए दो चीजें हैं। इस वक्त पंजाब में गवर्नर कोई नहीं है और आइन ये कहता है कि स्पीकर एक्टिंग गवर्नर होगा। स्पीकर साहब ने इनकार कर दिया। अब सदर मुमलिकत के पास एक ऑप्शन ये मौजूद थी कि वो समरी गई है बलीगो रहमान साहब की कि उनको गवर्नर मुकर्रर किया जाए। उस समरी को 12 दिन हो गए हैं, 3 दिन के बाद 15 दिन की पहली मुद्दत खत्म होगी और फिर 10 दिन मजीद हैं। तो ये हमारे हिसाब से 1 जून को बलीगो रहमान साहब ऑटोमेटिकली गवर्नर बन जाएंगे, ये हमारा हिसाब किताब है। मगर उससे पहले भी सूबा बगैर गवर्नर के ऑपरेट नहीं कर सकता, इसलिए सदर मुमलिकत पाबंद हैं, आइन के पाबंद हैं और सदर मुमलिकत को आइन का कोई ख्याल नहीं है क्योंकि वो ज़ाती गुलाम हैं। उन्होंने अपने आका इमरान अहमद न्याजी का हुक्म बजा लाना है, तो वो नया गवर्नर लगाने से कासिर हैं। तो मैं ये समझता हूँ
कि जो सदर मुमलिकत इनहराफ कर रहे हैं जिनको इंशाल्लाह महंगा पड़ेगा, मगर उनको फिलफौर या तो परवेज़ इलाही साहब को तलकीन करनी चाहिए कि गवर्नर बने, या फिर बलीगुर रहमान साहब का नाम मंजूर कर दिया जाए। एक समरी है, उसको रोक सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते आइन के मुताबिक। तो सदर मुमलिकत पहले भी इनहराफ करते रहे हैं और उन्होंने अपने हल्फ की भी पासदारी नहीं की, हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। तो ठीक है, अगर आप जाती मुलाजिम बनकर, जाती गुलाम बनकर पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप जरूर करें, मगर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जी शुक्रिया। आपका दूसरा सवाल है, मैं शफीक साहब का ले लूं। जी देखिए, पंजाब में हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे में आज भी अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया। वो अशियाए खुर्दनोश के हवाले से भी मीटिंग ले रहे हैं, सफाई सुथराई के हवाले से, पानी की फराहमी के हवाले से। हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, मगर काबीना जितनी जल्दी मार्ज़ वजूद में आए उतना बेहतर है। अब ये सदर मुमलिकत अगर इसमें रखना डालेंगे तो हम तो तैयार हैं, आज वो गवर्नर लगा दें, हम सुबह काबीना का हल्फ करवा देंगे। तो ये आईनी बहरान को तूल दिया जा रहा है, मगर हम अपना काम जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और हम पुरुमीद हैं कि जल्द जो है वो गवर्नर की तैनाती होगी ताकि हम काबीना का मामला चलाएं। भट्टी साहब, आप सदर की बात कर रहे हैं कि वो इनहराफ कर रहे हैं अपने हल्फ, उनके लिए इम्पीचमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो है नहीं, असेंबली का मसला चल रहा है, उनको क्या हटाने का कोई प्लान, कोई कानूनी तरीका आप कोई बनाने जा रहे हैं? एक रास्ता है। देखिए, जिस तरह साबिक गवर्नर जो तारीख में गद्दार के तौर पे याद किए जाएंगे, आइन के गद्दार के तौर पे उमर सरफराज चीमा, जिन्होंने 4 दिन की गवर्नरी, 4 दिन की ऐशोशरत और 4 दिन गवर्नर हाउस में रहने की खातिर पाकिस्तान के आइन को दाव पे लगाया, वो तो घर चले गए। उनके लिए ये सजा बड़ी है कि गवर्नर हाउस से बेवकत होके, बेतौकीर होके निकले। तो ये बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाली सूरत हाल है। बेआबरू भी हुए, बेतौकीर भी हुए, तो उसके लिए इतनी सजा बड़ी है। वो बेचारा इतना, अल्लाह माफ़ करे, इतने काबिल नहीं है कि उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। मगर हमारी कल भी कानूनी मुशावरत हुई है, सदर मुमलिकत के खिलाफ आर्टिकल 6 ज़रूर लगना चाहिए। मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि सदर मुमलिकत बाहर का दौरा नहीं कर रहे कि अगर वो बाहर गए तो पीछे से कोई एक्टिंग सदर ना लग जाए। बहुत 1-2 वाक़यात हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मैं उस पर तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर सदर मुमलिकत को बाहर एक आधा दौरा करना चाहिए था, मगर वो हो गया ना, 2-3 सवाल हो गए। देखिए, मुश्किल फैसले तो देखें, हमने मुश्किल फैसले ये किए कि आते ही रमज़ान के महीने में आटा सस्ता किया, चीनी सस्ती की। आपने देखा कि अवाम को आटा सस्ता मिला, चीनी सस्ती मिली, तो इस पर मज़ीद भी हम इक़दाम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवाम की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी और आ भी रही है। आखिरी सवाल है, 7 बज गए। इतनी नहीं है। देखिए, महंगाई जो पीटीआई की रुखसती के साथ ही रुखसत हुई, आज अशियाए खुर्दनोश पहले से सस्ती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो महंगाई पीटीआई ने की, वो अवाम से पैसे लेके अपनी जेबें भरी। हमारे दौर में चीज़ें सस्ती हो रही हैं और मैंने रमज़ान का मेंशन किया कि ऑलरेडी हमने आटा और चीनी सस्ता दिया। बाकी भी इंशाल्लाह आने वाले चंद रोज में एक लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। आखिरी नदीम चौधरी साहब, आखिरी। देखिए, बात यह है कि हम उनको मुनहरिफ नहीं मानते, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन नहीं थी वोट करने की। उनको किसी पार्लिमानी पार्टी में कोई हिदायत नहीं जारी की गई और जो 1 अप्रैल की मीटिंग घड़ी गई है, वो मीटिंग हुई नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ज़रूर मलूज़ खातिर रखेगा सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस को, मगर
वो इस केस के जो फैक्ट्स हैं, इस पर्टिकुलर केस के जो फैक्ट्स हैं, उसको जरूर देखेगा। बहुत शुक्रिया।